Hello future doctors, welcome to our channel Toothbook. I won't ask you to subscribe our channel, but do read the notes given in the description box or read the books after watching this video for a better memory. In today's video, we'll understand cellular adaptation. So let's begin. The objectives of the video are that the student should able to answer definition and description of cellular adaptation, types of cellular adaptation, and fate of cell if it fails to adapt. And the topics which are covered in this video are introduction, etiology of cellular adaptation, that is causes of cellular adaptation, mechanism, that is how cell adapts, and types of cellular adaptation. Now let us understand the definition of cellular adaptation. Cellular adaptations are the adjustments which cell make in response to stress, which may be for physiological needs or response to non-lethal pathological injury. देखिए, अगर कोई बॉडी का सेल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, पर अगर बॉडी का सेल किसी ऐसे इंजीरियस एजेंट से एक्सपोज हो जाए, मतलब कुछ ऐसे एजेंट्स जो बॉडी के सेल को इंजरी पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे इंजीरियस एजेंट से अगर एक्सपोज होता है तो बॉडी के सेल में इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है. मतलब बॉडी के सेल का ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन को वो ओवरकम कर सकता है थोड़ा बहुत अडेप्ट करके. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ टेबल वील अंडरस्टैंड सेलुलर अडेप्टेशन. अगर एक नॉर्मल सेल पे स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस या तो फंक्शनल डिमांड के कारण हो रहा हो या कोई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रेस हो, ऐसे छोटे मोटे अगर स्ट्रेस आ रहे हैं नॉर्मल सेल पे, तो नॉर्मल सेल चाहेगा कि ये जो एनवायरनमेंट का चेंज है इससे अडेप्ट कर सके ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके. तो जब भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है सेल पे, द सेल ट्राइज टू अडेप्ट. पर अगर ये स्ट्रेस बढ़ जाए और बढ़ के माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए कि अब सेल अडेप्ट नहीं कर सकता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है कि इसका एडेप्टेशन का लिमिट एक्सीड हो गया है, तभी सेल क्या होगा, इंजर्ड हो जाएगा. पर ये पूरा परमानेंट इंजरी नहीं है, ये रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि अगर ये स्ट्रेस हटा दिया जाए, लाइक व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, द सेल गेट बैक टू इट्स नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर. तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस होता है तब जो एडेप्टेशन होते हैं वो रिवर्सिबल इंजरी है. मतलब इंजरी तो हुआ है बट वो रिवर्सिबल है, सेल अभी भी अपने पुराने शेप में जा सकता है. पर अगर ये स्ट्रेस का जो इंटेंसिटी और अमाउंट है ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इस हद तक कि वो सीवियर या परसिस्टेंट स्ट्रेस हो, मतलब बहुत सीवियर, बहुत खतरनाक स्ट्रेस जो बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाए, इतना ज्यादा स्ट्रेस कि अभी सेल ना तो अडेप्ट कर सकता है ना ही वो थोड़ा बहुत घायल होगा, वो पूरा इरिवर्सिबल इंजरी होगा. इरिवर्सिबल इंजरी मतलब ऐसा इंजरी, ऐसा चोट पहुंचेगा सेल को कि वो चाहे भी तो पहले की तरह नहीं हो सकता है. तो ये 3 बेसिक एडेप्टेशन है जो एक नॉर्मल सेल ऑप्ट करता है व्हेन द स्ट्रेस इज एक्सपोज्ड टू द नॉर्मल सेल. अभी एडेप्टेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एट्रोफी, मतलब ये एडेप्टेशन किस किस मैकेनिज्म से हो रहा है, कैसे कैसे वो अडेप्ट कर सकता है सेल. एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया. Here is a normal cell which is exposed to stress which has converted the normal cell into traumatized cell, which may lead to cellular adaptations. These cellular adaptations are maybe in the form of hypertrophy, atrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia. And it has 2 ways. Either the stress will be removed or the stress will remain persistent. If the stress is removed, then the adapted cell will go back to its normal structure and functioning. And if the stress remains persistent, then that will ultimately lead to cell death, maybe in the form of apoptosis or necrosis. Here we can see it's written that survival of the adaptable. This is similar to survival of the fittest. Survival of the adaptable means the only cell which will survive needs to adapt during the stressful condition. So let's first understand different terminologies.
हाइपर मीन्स मोर और इंक्रीज्ड, हाइपो और ए मीन्स डिक्रीज्ड और लेस, प्लेजिया मीन्स growth of new cell, trophy means cell size, and meta means transformation, dis means bad development. सेल या तो अपने साइज में चेंजेस लाके अडेप्ट करेगा या नंबर में या टाइप में। तो अगर सेल अपने साइज में चेंजेस लाके अडेप्ट कर रहा है तो दो तरीके की अडेप्टेशन हो सकते हैं, या तो वो अपना साइज छोटा करेगा या तो अपना वो साइज बड़ा करेगा। तो अगर साइज छोटा कर रहा है तो एट्रोफी है, और अगर साइज बड़ा कर रहा है तो हाइपरट्रोफी है। और अगर सेल अपने नंबर में चेंजेस ला रहा है तो अगेन वही दो तरीके के चेंजेस आएंगे, या तो वो नंबर में इंक्रीज करेगा या तो वो नंबर डिक्रीज करेगा। तो अगर वो नंबर इंक्रीज करता है तो हाइपरप्लेजिया है, नंबर डिक्रीज करता है तो उस कंडीशन को भी हम एट्रोफी बोल सकते हैं। और अब आ गया टाइप में चेंजेस लाके सेल अडॉप्ट करेगा। तो अगर हमको पता है कि एक टाइप ऑफ सेल कौन से दूसरे टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे मेटाप्लेजिया। पर अगर हमको नहीं पता है कि जो एक नॉर्मल टाइप ऑफ सेल था वो किस टाइप में कन्वर्ट हुआ है, या फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी डिसऑर्डरली ग्रोथ है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेजिया। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम we'll understand different types of cellular adaptation. So on the left top corner there is a diagram of normal cell. So first type of cellular adaptation is atrophy. A means decrease and trophy means cell size. So atrophy refers to the decrease in cell size. Here the cell size is decreased when compared to the normal cell size. Second is hyperplasia. Hyperplasia. As we all know, hyper means more or increased, and plasia means growth of cell or cell number. So hyperplasia refers to increased cell number. Here we can see, after comparing with the normal diagram, the cell number has been increased. Third is hypertrophy. Hyper again refers to increase, and trophy, as we have understood that trophy means cell size. So hypertrophy refers to increase in cell size. Here the cell size is increased when compared to the normal cell size. The fourth is metaplasia. Metaplasia. Plasia means a growth of new cells and meta means many. So metaplasia refers to conversion of one type of cell to another type. There are many types of cell: squamous cell, cuboidal cell, columnar cell, ciliated cell, and many more. So conversion of any one type of cell to any another type of cell refers to metaplasia. Here in the diagram, the in-between cells are different from rest of the cells. So the in-between cells have gone cellular adaptation, that to metaplasia. And the fifth is dysplasia. Dysplasia means disorderly growth. Plasia again means growth of new cell, but dis means disorderly. Here the conversion of normal cell to another type of cell is not known. Like the normal cell can convert into squamous or cuboidal or both of them. So the conversion is not known. That's why it's written that disorderly growth. मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन. अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म. मैकेनिज्म मतलब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है कि जिसकी वजह से वो अडेप्ट कर पा रहा है. तो पहला क्या है, ऑल्टर्ड सेल सरफेस रिसेप्टर बाइंडिंग. मतलब वो सेल के सरफेस पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए रहता है. तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आता है तो मान के चलो एक नॉर्मल रिसेप्टर है, उस पर एक मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर पे बाइंड करने से कुछ चैनल ओपन हो रहे हैं, और वो चैनल ओपन होने से कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर आ रहे हैं. पर अभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में सेल नहीं चाहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल उसके अंदर आए, तो वो क्या करेगा, वो रिसेप्टर के केमिकल और मॉलिक्यूलर नेचर को ही ऑल्टर कर देगा. जिसके कारण क्या हो गया, अभी रिसेप्टर तो स्पेसिफिक था मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए,
पर अब अगर रिसेप्टर में चेंजेस आ गया मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो क्या वो पहले वाले मॉलिक्यूल से जैसे वो बाइंड कर रहा था अब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब वो रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं कर पाएगा जब मॉलिक्यूल, तो वो चैनल्स ओपन नहीं होंगे। चैनल्स ओपन नहीं होंगे तो जो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे थे अब वो अंदर आएंगे नहीं। अभी वो अंदर आएंगे नहीं तो सेल जो चाह रहा था अडेप्ट करना, मतलब जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो चाह रहा था कि हाँ कुछ बाहर का ना आए, तो वो पॉसिबल हो जा रहा है। इसीलिए ये पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑल्टर्ड सेल सरफेस रिसेप्टर्स। दूसरा क्या है? ऑल्टरेशन इन सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ये राइबोसोम ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो सिग्नल जा रहा है कि हाँ ट्रांसलेशन के लिए जो सिग्नल आ रहा है और जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उसमें ऑल्टरेशन कर देने से ऐसे प्रोटीन बनेंगे जो सेल को अडेप्टेशन के टाइम पे काम आएंगे। और तीसरा क्या है? सिंथेसिस ऑफ न्यूअर प्रोटीन्स। मतलब कभी कभी हम ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो हमको अडेप्ट करने में या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करे। जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन एक एग्जांपल है। हीट शॉक प्रोटीन वैसे प्रोटीन है जो सेल को हीट शॉक से बचाते हैं। तो कभी भी कोई हीट वाला स्ट्रेस आ रहा है तो वो ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा सेल, जो उसके शॉक से उसको बचाए। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। उसमें पहला है एट्रोफी। एट्रोफी refers to reduction of number and size of parenchymal cells of an organ or tissue। यहाँ 3 important वर्ड हैं: रिडक्शन, नंबर एंड साइज। A means रिडक्शन, ट्रोफी मीन्स नंबर ऑफ सेल। हाइपोप्लेजिया बोल के कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम साइज को भी यही कंसिडर करेंगे। तो एट्रोफी में अगर सेल का साइज छोटा हो रहा है या सेल का नंबर छोटा हो रहा है, दोनों ही केसेस में हम एट्रोफी बोलेंगे। ये फोटो पे भी हम देख सकते हैं कि सेल का जो नॉर्मल साइज और नंबर है वो एट्रोफिक सेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एट्रोफिक सेल का साइज बहुत छोटा है नॉर्मल सेल से, और नंबर भी कम हो गया है नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। तो एट्रोफी refers to reduction of number and size of cell। अब जितने भी अडेप्टेशन हम पढ़ रहे हैं या आगे हम पढ़ेंगे, सारे अडेप्टेशन कोई ना कोई कॉजेस से ही हो रहा है। मतलब कोई एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रहा है, कुछ भी एक इटियोलॉजी है जिसके रिजल्ट में सेल अडेप्ट कर रहा है। तो एट्रोफी का इटियोलॉजी क्या होगा? मतलब एट्रोफी का कॉजेस क्या है? एट्रोफी का कॉजेस नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग है। मतलब इसका जो मेन बेसिक कॉज है वो ये है कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, जैसे जैसे हमारा सेल एजिंग की तरफ लाइक सेलुलर एजिंग हो रहा है, उसके रिजल्ट में हम एट्रोफी देख सकते हैं। अब ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग 2 सब टॉपिक में डिवाइडेड है। या तो देखिए, अगर सेल एज मतलब सेल का एज ज़्यादा हो रहा है, हमारे बॉडी का एज ज़्यादा हो रहा है और सेल एजिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो जो 2 चीज़ हम देखने को मिलता है हमें, वो क्या है? या तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन होगा या आर्थेरोस्क्लेरोसिस होगा। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन मतलब जैसे जैसे हमारा बॉडी ओल्ड हो रहा है, हमारा सेल एजिंग की तरफ बढ़ रहा है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का जो स्टिमुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, दिस ऑल्सो लीड्स टू एट्रोफी इन सेलुलर एजिंग। और दूसरा क्या है? आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, फैट ये सब डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से जो ब्लड वेसल का ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल ब्लड वेसल का ल्यूमेन, और एज अ रिजल्ट कम ब्लड फ्लो होता है। तो ये सब कब होगा? जब सेल एजिंग की तरफ बढ़ेगा। और ये सब किस में रिजल्ट होगा? अभी एक सेल है, उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो श्रिंक होगा, उसका नंबर कम होगा, साइज कम होगा। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस ऑल्सो लीड्स टू एट्रोफी। और ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी का एज हो रहा है, तो सेलुलर एजिंग। ये हो गया इटियोलॉजी ऑफ एट्रोफी। अब इस सारे इटियोलॉजी को 2 ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है फिजियोलॉजिकल
इटियोलॉजी, एक है पैथोलॉजिकल इटियोलॉजी। मतलब ऐसा कॉज जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब जो नेचुरल है, हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में आता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में आता है, वो कॉजेस। और दूसरा क्या है, पैथोलॉजिकल इटियोलॉजी। पैथोलॉजिकल इटियोलॉजी मतलब कोई डिजीज जिसके कारण कि एट्रोफी हो रहा है या फिर और भी कोई सेलुलर अडेप्टेशन हो रहा है। तो अभी हम आगे जितने भी टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, सबका जो बेसिक मेन कॉजेस होगा वो 2 क्लासेस में डिवाइडेड होगा। एक होगा फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजी और एक होगा पैथोलॉजिकल इटियोलॉजी। फिलहाल हम अगर एट्रोफी के फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजी को देखेंगे तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स है। जो पहला एग्जाम्पल है वो है एट्रोफी ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो बचपन में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड नॉर्मल शेप साइज का होता है, बट एज वी रीचेस प्यूबर्टी थाइमस ग्लैंड क्या शो करता है, एट्रोफी। एट्रोफी शो करता है मतलब थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, क्योंकि एट्रोफी मतलब तो रिडक्शन इन साइज एंड नंबर। थाइमस ग्लैंड का बेसिकली फंक्शन ये है कि इट फॉस्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच इज अ वाइट ब्लड सेल विच हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो टी लिम्फोसाइट को ये ट्रेन करता है थाइमस ग्लैंड। पर बचपन में क्योंकि हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा गेन करना होता है तो ये बहुत प्रॉपर साइज शेप का रहता है, पर प्यूबर्टी आते आते तक सारा ट्रेनिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट कंप्लीट हो जाता है, तो ये एट्रोफी शो करता है थाइमस ग्लैंड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टेस्टिकुलर एट्रोफी। टेस्टिकुलर एट्रोफी में एक नॉर्मल अडल्ट मेल ह्यूमन का जो टेस्टिकल का साइज शेप है वो नॉर्मल है, पर एज सून एज इट रीचेस ही रीचेस सेनेसेंस, उसका जो टेस्टिकल का शेप साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी। क्योंकि हम पढ़े थे ना एट्रोफी का जो एक एटियोलॉजी है वो है एजिंग। तो जहाँ पे भी सेनेसेंस की तरफ जा रहा है बॉडी, वहाँ पे कुछ ऑर्गन्स का एट्रोफी हमको देखने को मिलता है। तीसरा जो एग्जांपल है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे हमारा बॉडी सेनेसेंस की तरफ बढ़ता है, मतलब एजिंग होता है, तो जो बोन्स के ट्रेबिक्यूले के बीच में जो पोर्स है वो एजिंग के दौरान वो पोर्स बड़े हो जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब उसके पोर्स बड़े हो रहे हैं, मतलब पोर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस। ये भी कैसे होता है, एट्रोफी होने के कारण। ट्रेबिक्यूले में एट्रोफी होता है जिसके कारण उसका साइज कम होता है, नंबर कम होता है, तो पोर्स तो बढ़ेंगे ना। ट्रेबिक्यूले अगर कम हो जाएगा उसका नंबर साइज, तो पोर्स तो बढ़ जाएंगे, ओस्टियोपोरोसिस। जो फोर्थ एग्जांपल है वो है सेरिब्रल एट्रोफी, मतलब हमारे ब्रेन के सेल्स में एट्रोफी। ये भी क्यों होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग। जैसे जैसे हमारा एज होता है हमारे ब्रेन सेल्स में भी एट्रोफी देखने को मिलती है, मतलब ब्रेन सेल्स भी श्रिंक होते हैं, साइज कम करते हैं, नंबर कम करते हैं, जिसके कारण एक नॉर्मल अगर हेल्दी ब्रेन सेरिब्रल, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन से अगर कंपेयर किया जाए एट्रोफिक ब्रेन को, तो यहाँ पे सेरिब्रल एट्रोफी देखने को मिलेगा। और फिफ्थ, एट्रोफी ऑफ मसल। यहाँ पे मसल सेल्स भी एट्रोफी शो करते हैं। और जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है वो है वजाइनल एट्रोफी। हम टेस्टिकुलर एट्रोफी को और वजाइनल एट्रोफी को ऑल टुगेदर गोनैडल एट्रोफी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये गोनैड्स के एट्रोफी है। वजाइनल एट्रोफी में क्या होता है, वुमेन आफ्टर द मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज मतलब एक सर्टेन एज पे वुमेन स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में क्या होता है, जो नॉर्मल थिकनिंग, मतलब जो नॉर्मल लाइनिंग है, थिक मॉइस्ट वजाइनल लाइनिंग जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, वो अगर वजाइनल एट्रोफी हो जाए तो वो लाइनिंग कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा मेनोपॉज के बाद ये वजाइनल एट्रोफी दिख रहा है, इसीलिए जो एंडोमेट्रियम है इज नॉट थिक एनीमोर, क्योंकि अभी तो और मेंस्ट्रुअल साइकिल को गो थ्रू नहीं करना है, कोई भी रिप्रोडक्शन का सीन नहीं है, तो ये जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है ये थिन हो जा रहा है और ड्राई हो जा रहा है। इसी को हम बोलेंगे वेजाइनल एट्रोफी। और ये सब कब होगा, एजिंग के बाद, मतलब एक सर्टेन एज में जब वुमेन रीचेस द सेनेसेंस तब मेनोपॉज होता है, और मेनोपॉज में वेजाइनल एट्रोफी देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल इटियोलॉजी ऑफ एट्रोफी। इसके अंदर पहला आ जाएगा स्टारवेशन एट्रोफी। स्टारवेशन एट्रोफी मतलब व्हेन वी कीप अ फास्ट, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है जो हम खाए हैं पहले दिन का या जो भी,
फिर कार्बोहाइड्रेट का स्टॉक खत्म हो गया तो फैट्स, फिर प्रोटीन। फिर अगर प्रोटीन भी खत्म हो गया तब भी तुमको एटीपी चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। तो इन वी स्टार्ट टारगेटिंग द सेल्स, और उस केस में जो मसल सेल्स है वो सब पे टारगेट होता है। तो मसल सेल्स को ही हम बर्न करने लग जाते हैं टू टेक आउट द एटीपी। तो फिर जो मसल सेल में श्रिंकेज या उसका जो नंबर कम होगा, दैट विल रिजल्ट इनटू मसल एट्रोफी। दूसरा है न्यूरोपैथिक एट्रोफी, दैट मीन्स इंटरप्शन टू नर्वस सप्लाई विच रिजल्ट इनटू वेस्टिंग ऑफ मसल। ये कौन से डिजीज कंडीशन में होता है? पोलियोमाइलिटिस। जब भी पोलियो होता है तो हमारा एक साइड का लिम्ब, या तो अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब या दोनों, वो हमारे नॉर्मल हेल्दी लिम्स है उसके कंपैरिजन में श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूरोपैथिक एट्रोफी मतलब जो नर्वस सप्लाई है, जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के सेल में एट्रोफी हुआ है, मतलब न्यूरॉन्स के सेल का साइज या नंबर कम हुआ है, जिसके कारण प्रॉपर नर्वस सप्लाई नहीं हो पा रहा है हमारे लिम्स को। और जब प्रॉपर नर्वस सप्लाई नहीं हो पाएगा तो जो लिम्ब, मतलब जो भी लिम्ब में पोलियो हुआ है वो लिम्ब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, मतलब मोटर एक्शंस नहीं दिखा पाएंगे। तो ये एग्जांपल था न्यूरोपैथिक एट्रोफी का इन पोलियोमाइलिटिस कंडीशन। तीसरा हमारा है इस्चेमिक एट्रोफी। इस्चेमिक एट्रोफी, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इस्चेमिक। इस्चेमिक मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब ये लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो कैसे रहा है? कोई भी नॉर्मल एक सेल को उसका न्यूट्रिशन उसको ब्लड से मिलता है, उसको ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है। एक नॉर्मल सेल है कहीं का भी, अगर उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, जहाँ पे न्यूट्रिशन हो, ऑक्सीजन हो, नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली वो सेल श्रिंक होगा, उसका साइज कम होगा, उसका नंबर कम होगा, वो ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सेल को बहुत सारा चेंजेस फेस करना पड़ेगा। तो ये जो इस्चेमिक कॉज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी टाइप ऑफ सेल एडेप्टेशन में। इस्चेमिक एट्रोफी में यही होता है कि ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अभी इस्चेमिक मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जम गया, फैट जम गया। तो इस कंडीशन को बोल रहे हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या किया, ब्लड का जो सप्लाई है नॉर्मल सेल तक उसको रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण श्रिंकेज ऑफ दैट सेल एंड अल्टीमेटली श्रिंकेज ऑफ दैट ऑर्गन। तो ये हुआ इस्चेमिक एट्रोफी। इसी में हम रेनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस भी देख सकते हैं और सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस भी देख सकते हैं। मतलब ये दोनों, अगर वो आर्टरी जो ब्रेन तक न्यूट्रिशन ब्लड से मतलब ब्लड लेके जा रही है, उस आर्टरी में अगर ऐसा कुछ डिपोजिशन हुआ फैट या कोलेस्ट्रॉल का, तो हम उसको बोलेंगे सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर रेनल आर्टरी में हुआ तो रेनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ये सब क्या करता है? अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू एट्रोफी ऑफ दैट ऑर्गन विच इज ब्लॉक्ड, लाइक विच ब्लड सप्लाई इज ब्लॉक्ड ड्यू टू आर्टरी। और फोर्थ है एंडोक्राइन एट्रोफी। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर एट्रोफी देखने को मिल रहा है, मतलब कि अगर हार्मोन का सिंथेसिस, रिलीज, ये सब में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो जो टारगेट ऑर्गन इफेक्ट होगा उसका एट्रोफी। जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब लेस या लैक ऑफ सिक्रीशन, और पिट्यूटरिज्म मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। तो अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म हुआ, उसी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही, तो अगर इसका कम सिक्रीशन हुआ तो जो नॉर्मल बॉडी का हाइट है वो क्या होगा? नॉर्मल बॉडी का हाइट कम हो जाएगा। तो वैसे पर्सन क्या होंगे? ड्वार्फ होंगे, मतलब नॉर्मल जितना होना चाहिए एक बॉडी का हाइट एक सर्टेन एज में, उससे उसके बॉडी का हाइट बहुत कम रहेगा। तो ये सब क्या है? ये एट्रोफी है ड्यू टू एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्टर्बेंस अगर हुआ तो। और फिफ्थ क्या है हमारा? प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर एट्रोफी मतलब अगर कोई ऐसा ऑर्गन है वो अपने सराउंडिंग ऑर्गन या फिर कोई स्ट्रक्चर पे प्रेशर लगा रहा है, तो जिस स्ट्रक्चर पे प्रेशर लग रहा है वो स्ट्रक्चर का साइज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रक्चर के सेल्स पे प्रेशर पड़ने के कारण वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलेंगे हम प्रेशर एट्रोफी। फॉर एग्जाम्पल, इरोशन ऑफ स्टर्नम
बाई एन्यूरिज्म ऑफ आर्च ऑफ आयोटा। जो आर्च ऑफ आयोटा होता है वो इतना थिक और इतना सॉलिड है कि वो स्टर्नम पे इतना प्रेशर लगाता है कि स्टर्नम का कुछ एक एरिया इरोड हो जाता है। इसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे? प्रेशर एट्रोफी में। एक और इसके अंदर ये है डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी मतलब वो ऑर्गन या वो स्ट्रक्चर या वो लिम्स जिसका हम यूज नहीं कर रहे उतना, उसका साइज और शेप में रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि अपेंडिक्स, इसका तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते डे टू डे लाइफ में, मतलब ये नॉर्मल केस में फंक्शनिंग नहीं होता है। तो अपेंडिक्स का साइज हमारे एवोल्यूशनरी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो डिक्रीज हो चुका है, तो हम कह सकते हैं उसका एट्रोफी हुआ है। ये एग्जाम्पल है डिसयूज एट्रोफी का। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपरट्रोफी। Hypertrophy refers to it is an increase in size of parenchymal cells resulting in enlargement of an organ or tissue। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान रखने के लिए? इंक्रीज और दूसरा साइज। हाइपर मतलब इंक्रीज होता है या मोर होता है। ट्रॉफी मतलब ऐसे भी मैंने पहले बताया, ट्रॉफी मतलब साइज होता है, साइज ऑफ सेल। तो हाइपरट्रोफी मतलब वैसा कंडीशन जहाँ पे सेल का साइज बड़ा हो जाता है। फोटो पे हम देख के समझ सकते हैं नॉर्मल सेल का साइज और हाइपोट्रोफी वाले कंडीशन में सेल का साइज ऑब्वियसली ये बड़ा हो चुका है हाइपरट्रोफी के केस में। यहाँ पे एक नोट है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ओनली इन परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, मतलब हाइपरट्रोफी इज सीन ओनली इन परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स मतलब क्या होता है? वैसे सेल्स जो आफ्टर बर्थ डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो परमानेंट हो गए, एक बार एट बर्थ जितना डिवाइड होके आए हैं उतना ही रहेंगे और दे विल शो नो मोर डिविजन्स। जैसे कि ब्रेन सेल्स, कार्डियक सेल्स, ये सब परमानेंट सेल्स है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली सिर्फ साइज ही बढ़ सकता है, इसीलिए सिर्फ हाइपरट्रोफी ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग है तो नंबर तो कभी नहीं इंक्रीज होगा। लेकिन ये सेल है, साइज तो बढ़ सकता है, उसका प्लाज्मिक कंसंट्रेशन, प्रोटोप्लाज्म, ये सब तो बढ़ सकता है। तो हाइपरट्रोफी ही देखने को मिलता है परमानेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। ये जस्ट एक नोट है। अब हाइपरट्रोफी का फिजियोलॉजिकल कॉज देख रहे हैं हम। इसमें पहला एग्जांपल क्या है? मसल हाइपरट्रोफी। मसल हाइपरट्रोफी मतलब अगर कोई इंक्रीज फंक्शनल डिमांड हुआ या हार्मोनल स्टिमुलेशन हुआ, मतलब अगर इंक्रीज फंक्शनल डिमांड हुआ, मतलब अगर मैं कोई लेबर हूँ या वर्कर हूँ जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ चाहिए, तो वैसे केस में जो फंक्शनल डिमांड हमारे मसल स्ट्रेंथ का वो ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो मसल होगा वो क्या शो करेगा? हाइपरट्रोफी, मतलब उसका साइज बढ़ जाएगा ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर सके। या फिर अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन मिला, जाइजेंटिज्म या और कुछ, उसमें भी मसल्स बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसीलिए बहुत बल्की लगते हैं इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो हार्मोनल स्टिमुलेशन के अंदर हाइपरट्रोफी शो करते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल क्या है? एनलार्ज्ड साइज ऑफ यूटरस इन प्रेगनेंसी। अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूटरस है वो एनलार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो बेबी को उसका वेट सब कुछ उसको बियर करना है। तो जो हमारा यूटरस है, इसका जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, इसको बहुत थिक होना होगा और तभी ये पूरा बेबी का वेट सब कुछ बियर कर पाएगा और फिर बेबी का ग्रोथ सब मेंटेन हो पाएगा। तो इसके लिए इसके वॉल्स को, इसके लाइनिंग को थिक होना होगा और यहाँ के सेल को क्या अंडरगो करना होगा? हाइपरट्रोफी, मतलब यहाँ के सेल का साइज को बढ़ाना होगा। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या था? एंडोमेट्रियम में हाइपरट्रोफी। यहाँ पे हाइपरप्लेजिया इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया दोनों एक साथ ही चलते हैं। मतलब अगर ये प्रेगनेंसी वाला केस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का सेल्स ना तो सिर्फ साइज इंक्रीज करता है बल्कि बहुत ज़्यादा डिवाइड करके ढेर सारा नंबर भी बढ़ाता है। तो इसको हम हाइपरट्रोफी के फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजी का भी एग्जाम्पल में पढ़ेंगे और हाइपरप्लेजिया के फिजियोलॉजिकल कॉजेस के एग्जाम्पल में भी पढ़ेंगे।
अभी अगर पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखें जहाँ पे डिजीज कंडीशन के कारण हाइपरट्रोफी दिख रहा है, उसके अंदर पहला एग्जांपल क्या आ जाएगा, हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में हाइपरट्रोफी ये कौन से कंडीशन में होता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन या वाल्व डिजीज। मतलब अगर सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, क्यों सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के वॉल अगर थिक हो जाते हैं, उस केस में क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करेंगे वो और जोर से करेंगे, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सिस्टमिक हाइपरटेंशन में हमको कार्डियक हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। मतलब वेंट्रिकल्स के वॉल में हाइपरट्रोफी, वहाँ का वेंट्रिकल्स के वॉल का जो सेल्स है उसका साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण वो वेंट्रिकल्स के वॉल थिक हो जाएंगे। और वॉल्स अगर थिक हो गया तो वो कार्डियक हाइपरट्रोफी हुआ, और इसके रिजल्ट में सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सेकेंड क्या है, हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में हाइपरट्रोफी ये किस कंडीशन में होता है, हाइपरट्रोफाइड मसल इन एथलीट्स और मैनुअल लेबर। अगर कोई एथलीट है, ये यहाँ पे नीचे एक एकदम हट्टा कट्टा WWE वाला इंसान, इसके मसल्स देखो, बाइसेप्स देखो। अगर कोई एथलीट है जो ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है जहाँ पे मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके मसल्स के अगर सेल को देखेंगे तो वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो रखा होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल। हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल्स मतलब क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स है हमारे, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, ये जो हम स्टमक के पार्ट्स पढ़े थे ना, फंडस, कार्डियक, पाइलोरस, तो ये जो पाइलोरस वाला जगह है वो एरिया, वहाँ के सेल्स हाइपरट्रोफी शो करते हैं, जिसके कारण वो जो पाइलोरस का जो कैनाल है वो उसका जो ल्यूमेन है वो बड़ा हो जाता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस एक कंडीशन है जहाँ पे पाइलोरस का ल्यूमेन बड़ा हो जाता है क्योंकि उसके सेल्स हाइपरट्रोफी शो करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। अभी कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी मतलब क्या होता है, अगर कोई एक ऑर्गन, अगर कोई पैर में कोई ऑर्गन या ग्लैंड प्रेजेंट है, तो अगर पैर में प्रेजेंट है तो किसी एक को अगर हम निकाल रहे हैं, कट कर रहे हैं, एक्टोमी कर रहे हैं, तो जो दूसरा है वो सारा उस पहले वाले का लोड भी वही बियर करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 किडनी है हमारे पास, उसमें से एक किडनी का अगर फेलियर हो रहा है तो वो एक किडनी को अगर हम निकाल ले रहे हैं तो जो दूसरा किडनी है उसी को पूरे बॉडी का ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। नेक्स्ट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंक्रीज और नंबर। जैसा कि हम देख सकते हैं नॉर्मल सेल से अगर उसके नंबर से ज़्यादा हो जाए नंबर, तो उसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। मतलब हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। हाइपर मीन्स ज़्यादा और प्लेजिया मीन्स ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स होगा उतना ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा हाइपरप्लेजिया के कंडीशन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, हाइपरप्लेजिया इज सीन इन स्टेबल और लेबाइल और डिवाइडिंग सेल्स। स्टेबल और लेबाइल या डिवाइडिंग सेल्स का मतलब होता है वो सेल्स जो डिवाइडिंग, लाइक दे कैन अंडरगो सेल डिवीजन, जैसे कि सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, सेल ऑफ एनी ऑर्गन, ये सारे जो भी स्टेबल सेल है। नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजी ऑफ हाइपरप्लेजिया, मतलब फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपरप्लेजिया। इसमें पहला एग्जांपल क्या है, हाइपरप्लेजिया ऑफ मायोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी। हाइपरप्लेजिया ऑफ मायोमेट्रियम मतलब प्रेगनेंसी में अगेन वो चाइल्ड को बियर करना होता है, उसका वेट को, उसके ग्रोथ को, तो जो यूट्रस के लाइनिंग्स है उसको थिक होना होगा। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये सबको, मायोमेट्रियम मतलब मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस, इसको थिक होना होगा। तो थिक कैसे होगा, जब यहाँ का सेल्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ के सेल्स में डिवीजन होता है, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, एंड दे इंक्रीजेज देयर नंबर
बाय अंडरगोइंग हाइपरप्लेजिया, और वो लाइनिंग थिक हो जाता है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द केस ऑफ प्रेगनेंसी। और नॉर्मल एंडोमेट्रियम क्या होता है, नॉर्मल थिन रहता है, लाइक कंपेयर टू हाइपरप्लेजिया वाले कंडीशन से नॉर्मल एंडोमेट्रियम थिन रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग, लाइक हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। प्यूबर्टी में एक फीमेल चाइल्ड का ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, और यहाँ के जो ब्रेस्ट के सेल्स को अगर हम देखेंगे तो दैट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया, मतलब इंक्रीज इन नंबर, बाय दैट इट इंक्रीजेस इट्स साइज, और बहुत सारे फैट डिपोजिशन भी होते हैं एंड मेनी मोर। सेम फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब प्रेग्नेंट वुमेन, कोई अगर वुमेन प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन पीरियड में है, तब भी उसका ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा टू फीड द बेबी। तो इन दैट केस अगर ब्रेस्ट सेल्स को ध्यान से देखेंगे तो दैट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया एंड बाय दैट इट इंक्रीजेस इट्स साइज। एक और एग्जांपल क्या है, हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन ओल्ड एज। जैसा कि एक ओल्ड मेल सेनेसेंस की तरफ बढ़ता है, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब उन लोगों में एक अडल्ट मेल, स्पेशली ओल्ड पीपल, ओल्ड मेल, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, उसके जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज करता है, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा वो ऑर्गन ही इनलार्ज हो जाता है। हमने पढ़ा था ना, इंक्रीज इन साइज दैट रिजल्ट्स इन इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड दैट इज सीन इन ओल्ड पीपल। एक और एग्जाम्पल क्या है, प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो हमको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नथिंग बट शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने तक वो एंडोमेट्रियम जो शेड ऑफ हो गया, जो निकल गया है, उसको वापस से बनना है। तो वो जो वापस से एंडोमेट्रियम बन रहा है वो कैसे, वो एंडोमेट्रियम में जो सेल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एंडोमेट्रियम को अगर देखेंगे तो वहाँ भी हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया ये दोनों साथ ही साथ चलने वाली चीज़ें है। मतलब अगर कोई ऑर्गन का इनलार्जमेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाइपरप्लेजिया या सिर्फ हाइपरट्रोफी के कारण होता है, वहाँ कहीं ना कहीं हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया एक साथ ही चलते हैं। और हाइपरप्लेजिया और नियोप्लेजिया दो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। ये दोनों में क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है, इंक्रीमेंट ऑफ सेल नंबर होता है। पर हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो बहुत ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, पर नियोप्लेजिया क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। यहाँ नियोप्लेजिया में जो हाइपरप्लास्टिक है, ये क्या होता है, विथ लॉस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। मतलब नियोप्लाजिया में जो ग्रोथ होता है उसमें जो ग्रोथ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसका ही लॉस हो गया है। मतलब यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ हो रहा है तो नियोप्लेजिया है। पर एक सर्टेन लिमिट तक ग्रोथ हो रहा है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो हाइपरप्लेजिया है। हाइपरप्लेजिया कैन बी रिवर्सिबल, पर नियोप्लेजिया में क्योंकि कंट्रोल खो गया है तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। और नियोप्लेजिया इनडायरेक्टली लीड्स टू कैंसर, जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। यहाँ कंट्रोल्ड ग्रोथ है, ये ब्रेस्ट का साइज, ये एंडोमेट्रियम का साइज, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ रहा है तो सेल डिवाइड हुए ही चला जा रहा है, नहीं, ये एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ग्रो करता है। तो यही डिफरेंस है हाइपरप्लेजिया और नियोप्लेजिया में। नेक्स्ट है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। टू कंपनसेट द रिमूवल पार्ट ऑफ ऑर्गन। कोई भी एक ऑर्गन को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो दूसरा उसका ऑर्गन है उस पर क्या क्या लोड बियर होता है, वो कैसे हाइपरप्लेजिया शो करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है रीजनरेशन ऑफ लिवर आफ्टर हेपेटेक्टोमी। हेपेटेक्टोमी मतलब, हेपेटिक मतलब लिवर, एक्टोमी मतलब कटआउट या जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं बाय सर्जरी।
तो अगर लिवर को हम कट आउट कर रहे हैं बाय सर्जरी, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिवर है वो रीजनरेट करेगा वो पार्ट ऑफ लिवर जो रिमूव कर दिया गया है। कैसे? बाय डिवाइडिंग द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द लिवर। तो यहाँ पे भी हाइपरप्लेजिया देखने को मिला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एब्रेशन। अगर हमारे स्किन पे कोई कट लगता है या कुछ, तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। वहाँ पे हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वापस से नए सेल्स आ गए हैं और वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गए पुराने सेल्स के, मतलब वो वुंड है वो हील हो गया है, वो जो गैप आया था वो फुलफिल हो गया है। कैसे? स्किन के सेल्स भी रीजनरेशन शो करते हैं, मतलब वहाँ के भी सेल्स डिवाइड करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपने नंबर को, और जो कट लगा था, जो सेल्स डैमेज हुए थे, उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिला? सेल डिवाइड करके ये पैथोलॉजिकल कंडीशन को ओवरकम किए हैं। थर्ड क्या है? हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑफ किडनी। अगर कोई एक किडनी को फेलियर होने के कारण उसको हम निकाल दिया जा रहा है, तो जो दूसरा किडनी है वो अपना नंबर इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उसको अभी पूरा ब्लड अकेले ही प्योरीफाई करना है, तो उसको और स्ट्रांग होना होगा, तो वो अपने सेल्स के नंबर को, इनफैक्ट साइज को भी इंक्रीज करता है। ये हाइपरट्रॉफी का भी एग्जांपल था, क्योंकि मैंने कहा ना हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया मोस्टली साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि हर वक्त, क्योंकि हाइपरट्रॉफी सिर्फ सारे सेल्स में होगा, लेकिन हाइपरट्रॉफी नॉन डिवाइडिंग सेल्स में भी होगा, और हाइपरप्लेजिया सिर्फ स्टेबल या लेबाइल सेल्स में होगा। हाइपरप्लेजिया नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं हो सकता, मतलब ब्रेन सेल्स और अगर कार्डियक सेल्स में डैमेज हो रहा है तो वो वहाँ रीजनरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन नहीं होता, तो वहाँ कभी भी हाइपरप्लेजिया नहीं होगा। कहाँ? ब्रेन सेल्स और कार्डियक सेल्स और जो भी नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। पर ऐसे इन जनरल हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी साथ साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोलॉजिकल इटियोलॉजी ऑफ हाइपरप्लेजिया। इसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा? एक्सेसिव स्टिमुलेशन के कारण जो हाइपरप्लेजिया हो रहा है, मतलब एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन या एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट क्या है? ईस्ट्रोजन अगर ज्यादा हुआ, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ, इसका सिक्रीशन ज्यादा हुआ, तो एंडोमेट्रियम है उसका लाइनिंग बढ़ेगा। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन क्या है? शेड ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। और अगर मेंस्ट्रुएशन का साइकिल खत्म हो रहा है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग शेड ऑफ हो रहा है, तो नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन आने वाला है उस दौरान एंडोमेट्रियम का लाइनिंग को वापस रीजनरेट होना होगा। ये जो वापस एंडोमेट्रियम हो रहा है रीजनरेट बाय डिवाइडिंग द एंडोमेट्रियल सेल्स, ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? ईस्ट्रोजन के। तो अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज ज्यादा हुआ तो दैट विल रिजल्ट इन हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। दूसरा एग्जांपल क्या है? स्किन वॉर्ट्स। स्किन वॉर्ट्स क्या है? हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस हमारा स्किन, ये ड्यू टू दिस अकर्स ड्यू टू अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिसके रिजल्ट में जो स्किन सेल्स है वो हाइपरप्लेजिया शो करते हैं, और ऐसा हाइपरप्लेजिया शो करते हैं कि एक स्किन वॉर्ट्स, एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ वॉर्ट्स के रूप में एक स्किन पे आउटग्रोथ दिखता है। थर्ड एग्जांपल क्या है? इंट्राडक्टल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट। इंट्राडक्टल मतलब डक्ट के अंदर जो इंट्राडक्टल है, एपिथेलियल डक्ट के अंदर जो एपिथेलियल सेल है उसका हाइपरप्लेजिया। और ये इंट्राडक्टल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया कहाँ है? ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में जो हमारे डक्ट्स है उसमें जो इंट्राडक्टल पार्ट है उसके अंदर का जो लाइनिंग है, जो एपिथेलियल सेल्स से लाइंड है, वो एपिथेलियल सेल्स में अगर इंक्रीज इन नंबर हुआ, वहां पे हाइपरप्लेजिया हुआ, तो उसको हम बोलेंगे इंट्राडक्टल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर लैक्टेशन में है वुमेन तो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे ताकि ल्यूमेन बड़ा हो जाए, इंटरडक्ट बड़ा हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क आ सके। ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द नेक्स्ट सब हेडिंग इज मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, मेटा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेजिया मीन्स ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल और mesenchymal adult cells
to another type of epithelial or mesenchymal cells in response to abnormal stimuli. यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो ध्यान देना होगा. पहला बात रिवर्सिबल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटाप्लेजिया ही रिवर्सिबल है. सारे एडेप्टेशंस, चाहे वो एट्रोफी हो, हाइपरट्रोफी हो, हाइपरप्लेजिया हो, मेटाप्लेजिया हो, डिस्प्लेजिया हो, सब रिवर्सिबल होते हैं. क्योंकि हमने वो फ्लो चार्ट में वो टेबल में पढ़ा था ना कि अगर स्ट्रेस थोड़ा बहुत है तो सेल अडेप्ट कर जाता है, और फिर अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए, लाइक ऑन द विथड्रॉल ऑफ स्ट्रेस, द सेल कैन रिवर्स बैक टू इट्स नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर. तो ये सारे ही रिवर्सिबल चेंज है. और इरिवर्सिबल क्या हो गया? इरिवर्सिबल अगर इंजरी हो जाता है तो सेल डेथ हो जाता है. तो ये सारे जितने भी हम सेल अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं सब क्या है? रिवर्सिबल चेंज है. तो पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये रिवर्सिबल चेंज है. दूसरा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल है. यहाँ पे फोटो में देखिए एक नॉर्मल सेल है. यहाँ पे फिलहाल तो ये नॉर्मल सेल क्यूबॉइडल सेल की तरह दिख रहा है, तो ये क्यूबॉइडल सेल है. अगर मान के चले एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल किस में कन्वर्ट हो गया है? सिलिएटेड कॉलमनर सेल में. देखिए ऊपर सीलिया है, मेटाप्लेजिया के फोटो में सीलिया है और इसका साइज कॉलमनर जैसा हो गया है. तो यहाँ पे क्या हुआ? एक टाइप ऑफ सेल जो कि क्यूबॉइडल था वो चेंज हो गया है सिलिएटेड कॉलमनर में. ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा क्यूबॉइडल सिलिएटेड कॉलमनर में चेंज होगा या ऐसा कुछ. स्क्वामस क्यूबॉइडल में, स्क्वामस कॉलमनर में चेंज होता है, वाइसी वर्सा. किसी भी एक टाइप ऑफ सेल को अगर दूसरे टाइप ऑफ सेल में चेंज होना होगा तो उसको मेटाप्लेजिया बोलेंगे. इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है जो नोट डाउन करना है, वो ये है कि ये रिवर्स बैक टू नॉर्मल ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई. ऑब्वियसली ये सभी के लिए है, सारे अडेप्टेशन के लिए है. जैसे ही हम स्टिमुलस हटाएंगे, ऑल द अडेप्टेशंस आर रिवर्स बैक टू इट्स नॉर्मल सेल. और एक दूसरा क्या इंपॉर्टेंट नोट है? स्टिमुलाई परसिस्ट में रिजल्ट डिस्प्लेजिया और इनटू कैंसर. मतलब अगर स्टिमुलाई जो परसिस्ट कर गया, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए क्रॉनिक रहा, तो दैट मे रिजल्ट इन डिस्प्लेजिया. और अगर फिर भी और भी कंटिन्यू हुआ तो देन इट विल रिजल्ट इनटू डिस्प्लेजिया. और अगर उसके बाद भी स्टिमुलस रहा देन इट विल रिजल्ट इनटू कैंसर. दो सब डिविजन है मेटाप्लेजिया के, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया और मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया. मतलब अगर एपिथेलियल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल में चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो दोज कैटेगरीज विल बी कैटेगराइज्ड अंडर एपिथेलियल मेटाप्लेजिया. और अगर मेसेनकाइमल सेल्स, जिसको हम अडल्ट सेल्स बोलते हैं, मेसेनकाइमल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक टाइप से दूसरे टाइप में, तो दैट विल रिजल्ट इनटू मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया. लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू टू अनदर टाइप, और इधर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू टू अनदर टाइप. एपिथेलियल सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स में बेसिकली ये डिफरेंस है कि एपिथेलियल सेल्स नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स और मेसेनकाइमल अडल्ट सेल्स हैं. अब एपिथेलियल सेल्स में अगर मेटाप्लेजिया हुआ तो उसके अंदर भी और दो सब डिविजन्स है, या तो वो स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो सकता है या कॉलमनर मेटाप्लेजिया हो सकता है. स्क्वामस मेटाप्लेजिया मतलब ये जो स्क्वामस और कॉलमनर है, ये नाम जिस सेल में दूसरा सेल कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट सेल है टाइप, रिजल्टेंट सेल टाइप है, उसके बेसिस पे दिया गया है. अगर कोई एक टाइप ऑफ सेल स्क्वामस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको स्क्वामस मेटाप्लेजिया बोलेंगे. और अगर वही कोई दूसरे टाइप ऑफ सेल अगर कॉलमनर टाइप में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कॉलमनर मेटाप्लेजिया बोलेंगे. अब मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया का दो सब टॉपिक्स क्या क्या है? ओशियस मेटाप्लेजिया, कार्टिलेजियन. नाउ लेट्स सी स्क्वामस मेटाप्लेजिया. फॉर एग्जांपल, लेट्स से there is a duct which is lined by columnar cells. If it undergoes squamous metaplasia, then the same duct which was once lined by columnar cells now have changed to squamous cell. Now why these changes occur? Due to some stressful condition. कोई ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहा होगा जहाँ पे कॉलमनर सेल का जो फंक्शनिंग है वो नहीं जरूरत होगा, स्क्वामस सेल का जो फंक्शनिंग है वो हमें चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट विच कैन ओवरकम द स्ट्रेसफुल कंडीशन,
तो दैट अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस द मेटाप्लेजिया एंड हियर इट इज स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, दो इम्पॉर्टेंट बात स्क्वैमस मेटाप्लेजिया से रिलेटेड, वो ये है कि ये मोर कॉमन है, मतलब जनरली अगर मेटाप्लेजिया हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हुआ होगा। और दूसरा क्या है कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ये बहुत कॉमन बात है, ये सारे ही सेलुलर अडेप्टेशन के लिए है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम अगर देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल क्या है, इन लाइक स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इन ब्रोंकस, स्पेशली इन क्रॉनिक स्मोकर। क्रॉनिक मतलब प्रोलॉन्ग स्मोकर, जो बहुत लंबे समय से स्मोक कर रहे हैं, उनका अगर ब्रोंकस के सेल्स को देखेंगे तो नॉर्मली एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो नॉन स्मोकर है, कभी स्मोक नहीं किया, उसका अगर ब्रोंकस का लाइनिंग देखेंगे तो उसका लाइनिंग क्या है, नॉर्मली क्या होता है, लाइंड बाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलोनियल के ब्रोंकस को अगर देखेंगे तो उनमें क्या हो जाता है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है। मतलब जो कॉलमनर सिलेटेड सेल्स था वो किस में बदल गया, स्क्वैमस सेल्स में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सिगरेट का जो सिगार का जो स्मोक है, डर्ट पार्टिकल से ये सब डिपॉजिट होते हैं, जिसके कारण सेल्स को अपना शेप बदलना पड़ता है और वो स्क्वैमस में बदल जाता है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है, कॉलमनर है, सिलेटेड है, कॉलमनर और सिलेटेड है तो ल्यूमेन का साइज जितना रहा होगा, अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जितना भी स्मोक पार्टिकल्स है ये सब डिपॉजिट हो रहा है, तो ल्यूमेन तो और भी छोटा हो जा रहा है ब्रोंकस का, तो और छोटा हो जाएगा। तो नॉर्मल हमारा बॉडी क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना नॉर्मल रिक्वायर्ड है उतना एयर हम ले सके। तो अभी क्योंकि एयर और स्मोक और ये सब डिपॉजिट होने के कारण डर्ट पार्टिकल्स, हमारा ल्यूमेन छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो अभी तो अच्छे से एयर नहीं आ पाएगा। तो चेंजेस क्या होगा, अभी कॉलमनर, पहला बात तो सीलिया तो खराब ही हो जाएगा, क्योंकि उस पर इतना स्मोक डर्ट डिपॉजिट होगा तो सीलिया तो बचेगा ही नहीं। तो जो कॉलमनर सेल्स था वो अगर स्क्वैमस सेल्स बन जाएगा तो ऑब्वियसली कहाँ कॉलमनर कहाँ स्क्वैमस, साइज में कितना डिक्रीमेंट होगा। तो अगर स्क्वैमस में बदल जाए तो हमारा ल्यूमेन बड़ा हो सकता है, मतलब ये एपरेंट है, ये कुछ समय के लिए, अगर स्मोकिंग हम छोड़ दे तो वापस से रिवर्सिबल हो सकता है कंडीशन। पर कहने के लिए कह रहे हैं कि अगर स्क्वैमस में बदल जाए तो ल्यूमेन तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल और डर्ट और ये सब जमा करके ल्यूमेन छोटा कर दिया था, पर अगर सेल का साइज को कम करेंगे तो ल्यूमेन तो फिर से नॉर्मल बड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा एयर आ पाएगा। इसीलिए ये सब चेंजेस होते हैं क्रॉनिक स्मोकर में। कौन सा मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। दूसरा क्या है, इन यूटेराइन एंडोसर्विक्स इन ओल्ड एज। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, जो यूट्रस होता है या फिर सर्विक्स होता है, ये सब किससे लाइन रहते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से। पर क्या होता है, इस ओल्ड एज में ये जो यूटेराइन या एंडोसर्विक्स है ये क्या हो जाता है, ये स्क्वैमस सेल में बदल जाते हैं, यहाँ के जो सेल्स है ओल्ड एज में। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। तीसरा क्या है, इन क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। क्रॉनिक प्रोस्टैटिटिस में मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड का आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस केस में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें भी नॉर्मल सेल किस में बदल जाते हैं, स्क्वैमस सेल में। और ये नॉर्मली किससे लाइन रहता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से। यहाँ पे मेजॉरिटी केस में कॉलमनर सेल इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वैमस सेल, चाहे वो क्रॉनिक स्मोकर मतलब ब्रोंकस में देख लो, या प्रोस्टेट ग्लैंड में, या सर्विक्स में, एंडोसर्विक्स में। मोस्टली केसेस में कॉलमनर सेल ही स्क्वैमस सेल में बदल रहे हैं और इसी को हम स्क्वैमस मेटाप्लेजिया बोल रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, पर जनरली ऐसे ही होता है। और एक दो एग्जाम्पल क्या है, गॉल ब्लैडर में भी होता है स्क्वैमस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। रेनल पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर में भी इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर स्टोन हो गया यूरिनरी ब्लैडर में या रेनल पेल्विस में, तो उसमें भी क्या होता है, स्क्वैमस सेल में बदल जाते हैं। और हमको तो पता नहीं, यूरिनरी ब्लैडर ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइन रहता है, ताकि वो अगर यूरिन ज़्यादा आए तो वो अपना शेप को बढ़ा सके, चेंज कर सके टू होल्ड द यूरिन। नॉर्मली दिस इज लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
रेनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर। पर जिनके इन्फेक्शन हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में या फिर स्टोन हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, ये सेल्स ट्रांजिशनल एपिथेलियम किस में बदल जाते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम में। यहाँ पे भी स्क्वामस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कॉलमनर मेटाप्लेजिया। कॉलमनर मेटाप्लेजिया मतलब नॉर्मल कोई भी सेल है, फॉर एग्जांपल मान लो स्क्वामस सेल है, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉलमनर सेल्स में। इसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वामस सेल और एनी अदर टाइप ऑफ सेल बट इनटू ओनली एंड ओनली कॉलमनर सेल, देन इट इज कॉल्ड कॉलमनर मेटाप्लेजिया। कॉलमनर मेटाप्लेजिया का अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो क्या क्या है कॉलमनर मेटाप्लेजिया का एग्जांपल्स। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया मतलब इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे सेल्स है जो अगर कॉलमनर सेल्स में बदल जा रहे हैं तो उसको हम इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया बोलते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है तो इंटेस्टाइन के जो सेल्स है वो कॉलमनर सेल्स में बदल जा रहे हैं। और दूसरा जो बहुत एग्जाम्पल और फेमस मतलब बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो है बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस इसका एक पर्टिकुलर नाम है। नॉर्मल इसोफेगस क्या होता है, लाइंड बाय स्क्वामस सेल। नॉर्मल इसोफेगस यहाँ पे डायग्राम में फोटो में हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल इसोफेगस इज लाइंड बाय स्क्वामस सेल। पर बैरेट्स इसोफेगस में क्या होता है, बैरेट्स इसोफेगस एक डिजीज का नाम है, एक कंडीशन का नाम है, जहाँ पे यही स्क्वामस सेल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉलमनर सेल्स में। तो इसको हम लोग कॉलमनर मेटाप्लेजिया बोल सकते हैं, या फिर इसी का एक सिनोनिम, एक अदर नाम है इस कंडीशन का, वो है बैरेट्स इसोफेगस। दिस इज नथिंग बट कॉलमनर मेटाप्लेजिया इन इसोफेगस। पर अगर ये मेटाप्लेजिया, ये जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है जिसके कारण बैरेट्स इसोफेगस हुआ है, मतलब कॉलमनर मेटाप्लेजिया हुआ है, ये अगर नहीं रुका, ये स्ट्रेस नहीं खत्म हुआ और ये परसिस्टेंट रहा, देन अल्टीमेटली दिस विल लीड टू कैंसर। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, अगर GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज हुआ, ओबेसिटी या कंटिन्यूअस स्मोकिंग हम करते रहे, ये सारे केस में, या फिर अगर सेनेसेंस की तरफ एक इंसान बढ़ रहा है, तो ये सारे कुछ कंडीशन है जहाँ पे बैरेट्स इसोफेगस ठीक होने की बजाय और इसके सीवियर कंडीशन में चला जाता है, दैट इज कैंसर। नेक्स्ट जो हम देखे थे मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया, उसका 2 सब टॉपिक था ना, ओशियस मेटाप्लेजिया और कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया। ओशियस मतलब बोन, यहाँ पे बोन, ये वर्ड मतलब ही बोन, तो इसका डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन इन फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज। अगर हमारे फाइब्रस टिश्यू या कार्टिलेज में बोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो वो दैट विल कम अंडर ओशियस मेटाप्लेजिया। ये किस किस केस में होता है, इन कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के कार्टिलेज में कई बार बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, इन मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, या फिर इन आर्ट्रियल वॉल्स इन ओल्ड एज। मतलब ये सारे कुछ कंडीशन जहाँ पे बोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है कार्टिलेज में, सो यहाँ पे ओशियस मेटाप्लेजिया देखने को मिल रहा है। और जो कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया है वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इन सम सॉफ्ट टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू और बोन। यहाँ पे क्या, ये हीलिंग फ्रैक्चर्स, मतलब जहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ है और वो हील हो रहा है, तो कई बार क्या होता है ना, मतलब जैसे बोन में फ्रैक्चर हुआ है और उसको हील होना है तो वहाँ पे कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, फिर वो कार्टिलेज बाद में ऑसिफाई होके बोन बनता है और वो दो जो बोन फ्रैक्चर हुआ है उनको ज्वाइन करता है, जहाँ पे कार्टिलेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गया कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया क्या है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। डिसऑर्डर्ड मतलब कि कोई पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है सेलुलर डेवलपमेंट। एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, एटिपिकल मतलब ये टिपिकल हाइपरप्लेशिया नहीं है। हाइपरप्लेशिया मतलब इंक्रीज इन नंबर, एक तो यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर हो रहा है प्लस सेलुलर डेवलपमेंट भी हो रहा है, सेलुलर ग्रोथ भी हो रहा है, पर सब कुछ डिसऑर्डर्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, हमें पता नहीं कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेलुलर में हो मतलब क्यूबॉइडल में हो रहा है, कॉलमनर में हो रहा है, कुछ नहीं पता, या फिर दोनों में हो रहा है, सब कुछ बहुत डिसऑर्डर्ड है, बस सेल डिवाइड किए जा रहे हैं, सेलुलर डेवलपमेंट हुआ जा रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेशिया। डिस मतलब बैड, प्लेशिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स, तो बैड डेवलपमेंट, दिस इज बैड डेवलपमेंट।
यहाँ पे फोटो में भी हम देख रहे हैं नॉर्मल सेल्स है, और डिस्प्लेसिया में सब कुछ बहुत हैपेजेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बन गया है, बस कुछ तो हो गया है ढेर सारा। एटिपिकल साइटोलॉजिक चेंजेस इन लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, द चेंजेस बीइंग प्रोग्रेसिव। इसका डेफिनेशन था, ये एटिपिकल साइटोलॉजिक चेंजेस है। एटिपिकल मतलब कुछ प्रॉपर नहीं है, ऐसा साइटोलॉजिकल चेंजेस इन लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। जनरली डिस्प्लेजिया का जो बेसिक यूनिट है, मतलब जो बेसिक जिसमें ये चेंजेस आ रहा है वो है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम में ही डिस्प्लेजिया होता है। और अगर ये सारे चेंजेस प्रोग्रेसिव हुए, कंटिन्यूअस रहे, स्ट्रेस रिमूव नहीं हुआ, परसिस्टेंट रहा, तो ये सब कुछ डिस्प्लेजिया का नेक्स्ट स्टेप ही होगा कैंसर, अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट रहा तो। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का एग्जांपल्स क्या है? इन यूटेराइन सर्विक्स नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा है, उसमें फिर माइल्ड डिस्प्लेजिया आया, मतलब थोड़ा बहुत डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट आया, फिर वो माइल्ड मॉडरेट में बदला, फिर सीवियर में, और अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर हो गया। मतलब कि देखो न्यूप्लाजिया बताया था ना मैंने कि अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ, तो ये हाइपरप्लेजिया से जो थोड़ा बहुत डिफरेंट ही था। हाइपरप्लेजिया मतलब कि कंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ, और न्यूप्लेजिया मतलब अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ। तो यहाँ डिस्प्लेजिया में भी ऐसे ही कुछ है। डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड है, पहला तो सेलुलर ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और ये पता भी नहीं कि क्या हुए जा रहा है, एटिपिकल है, डिसऑर्डर्ड है, और दैट टू अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ, कंटिन्यू रहा, क्रॉनिक रहा, तो ये तो अल्टीमेटली वही हो गया ना, अनकंट्रोल सेलुलर डिवीजन। पता ही नहीं कि किसमें चेंज हुए जा रहा है, बस सेल चेंज हुए जा रहा है, किसी एक टाइप में डेवलप किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, बस बढ़ रहा है, ग्रोथ हुए जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप ही डिस्प्लेजिया का क्या हो जाएगा? अगर ये सीवियर है, मॉडरेट हो से सीवियर कंडीशन में, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर्वाइकल कैंसर। और इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? एल्वियोलाई जो है एयर सैक हमारा, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। उसमें अगर डिस्प्लेशिया हुआ तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिस्प्लेशिया। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया बोलेंगे इस कंडीशन को, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया। इसका कॉज क्या है? क्रॉनिक इरिटेशन या प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन। मतलब वही, इसका मेन कॉज ही यही है कि स्ट्रेस अगर क्रॉनिक रहा, इरिटेशन अगर क्रॉनिक रहा, बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस मिलता रहा सेल को, जिससे कि वो अडॉप्ट तो किया था पर और नहीं सह पा रहा है, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेजिया होगा। और डिस्प्लेजिया होने के बाद भी अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो फिर खत्म, कार्सिनोमा होगा। कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा मतलब कैंसर, इन सीटू मतलब वही सेल में ही। या फिर इन्वेसिव कैंसर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल तक ही सीमित रहे। इस सर्वाइकल कैंसर अगर है तो कार्सिनोमा इन सीटू है, पर अगर ये यहाँ से फैल गया तो वो हो गया इन्वेसिव कैंसर। ये भी हो सकता है और भी सीवियर कंडीशन में। यहाँ फोटो पे हम देख सकते हैं एक नॉर्मल सेल है, ये may become cancerous cell if the stress remains, but may not become cancerous cell if the stress is removed। तो अगर हम may become cancerous cells पे ध्यान दें तो क्या हुआ? नॉर्मल सेल है, इसमें क्या हो गया? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब क्या? इंक्रीज्ड इन सेल नंबर। उसमें भी अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो डिस्प्लेशिया। अब ये हाइपरप्लेजिया डिस्प्लेशिया तक तो चलो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन था, पर अगर इसके बाद भी स्ट्रेस रहा तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा, जहां पे अनकंट्रोल्ड इंक्रीमेंट ऑफ सेल नंबर हो जाएगा, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू कैंसर। और ये कैंसर में भी इन सीटू और इन्वेसिव। दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखने के लिए, क्रॉनिक इरिटेशन और प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन इटियोलॉजी। मतलब इसका कॉज वही मैंने ये बता दिया था कि कॉज क्या है? क्रॉनिक इरिटेशन या प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन है, ये इसका कॉज है। और वही रिमूवल ऑफ स्टिमुलस चेंजेस डिसअपेयर ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस को हटा देंगे तो चेंजेस क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। प्लीज go through the notes provided in the description or read the book for better memory, and stay tuned for the next chapter.